हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशंस में आपका स्कोर बूस्टर ये बहुत अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतना ही अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेम और टर्मिनोलॉजी। ये वर्ड ही नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, है ना। बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी। किसी भी चीज़ को जब हम नाम देते हैं, डेजिग्नेशन देते हैं, टर्म देते हैं, तो हम उसको नॉमेनक्लेचर, द नेमिंग सिस्टम इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अब किसी का नाम है तो क्लैरिटी होता है, नाम नहीं हो तो एम्बिग्विटी होगा, मिसनेमिंग होगा, है ना। द बिल चेंजेस नॉट जस्ट द नॉमेनक्लेचर बट द नेचर ऑफ द स्कीम। अब हम मनरेगा स्कीम की यहाँ पे बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये ना सिर्फ उसका नाम चेंज करता है बल्कि उस बिल का जो नेचर है वो भी चेंज कर दे रहा है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड इज प्लॉजिबल। IBLE एंडिंग वर्ड है। IBLE एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, IBLE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो रीजनेबल हो, लॉजिकल हो, बिलीवेबल हो, जो क्रेडिबल हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, है ना। इम्प्लॉजिबल और अपसर्ड मतलब कोई चीज जो अजीब हो। अजीब चीजों पे विश्वास करते हो क्या? नहीं, राइट। सो जिस पर विश्वास किया जा सके, जिसको रीजन या लॉजिक दिया जा सके, तो हम उसको प्लॉजिबल कहते हैं। इम्प्लॉजिबल और एब्सर्ड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द ओनली प्लॉजिबल रीजन साइटेड इज आइडियोलॉजिकल, है ना। तो जो एक ही प्लॉजिबल रीजन साइट किया गया है मतलब कहा गया है, मेंशन किया गया है, और वो क्या है? यू कैन सी दिस वर्ड साइटेड इज आइडियोलॉजिकल। ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड इज आइडियोलॉजिकल। अब आइडियोलॉजिकल क्या है? आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन सम आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है डॉक्ट्रिन या बिलीफ, कोई विचारधारा। ठीक है। सो ये सिर्फ विचारधारा या फिलोसफी या डॉक्ट्रिनल है, राइट। प्रेग्मेटिक और न्यूट्रल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। प्रेग्मेटिक और न्यूट्रल हम क्यों बोल रहे हैं इसका एंटोनिम? अब जो चीजें फिलोसफिकल होती हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल हो, जरूरी नहीं है कि वो न्यूट्रल हो। ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस शेप द रीनेमिंग। हम कह रहे हैं कि जो आइडियोलॉजिकल विचारधारा में जो डिफरेंसेस है उससे ये रीनेमिंग शेप हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ION एंडिंग वर्ड। सबसे पहले तो ये नाउन है। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी चीज सेंटर, सारा पावर सेंटर के पास आ रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस सेंटर के पास से पावर को हटाया जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ पावर टू लोअर लेवल्स, ट्रांसफर ऑफ पावर टू लोअर लेवल्स। डिवोल्यूशन भी कहते हैं इसे, या डेलीगेशन भी कहते हैं। डेलीगेट करना, काम असाइन करना, है ना, सबको अपने काम बांट दिया, या पावर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने बांट दिया, तो आपने क्या किया है? आपने डेलीगेट किया है, आपने डेलीगेशन किया है। ठीक है। सो डिवोल्यूशन या डेलीगेशन। सेंट्रलाइजेशन और कॉन्सेंट्रेशन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इज वीकेंड इन द न्यू बिल, है ना। सो नए बिल में डिसेंट्रलाइजेशन को कमजोर किया गया है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन को मजबूत किया गया है, यानी कि पावर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंटर को ज्यादा दी गई है। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज अब्सॉर्बिंग। अब्सॉर्बिंग मीन्स टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। बेयरिंग और टेकिंग ऑन, एंटोनिम्स शेयरिंग या ट्रांसफरिंग हो जाएगा, है ना। सेंटेंस देखिए, द सेंटर अर्लियर अब्सॉर्ब्ड वेज कॉस्ट्स, है ना। वेज कॉस्ट जो है सेंटर ने अर्लियर अब्सॉर्ब कर लिया है, मतलब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। रोबस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। यहाँ पे आपको सफिक्स नहीं दिखेगा लेकिन इसका मीनिंग क्या है? रोबस्ट विशेषता दिखाने वाला वर्ड है ना। तो ये एडजेक्टिव होगा, है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये विशेषता दिखाने वाला वर्ड है? यहाँ पे आपको मीनिंग ही हेल्प करेगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में। रोबस्ट का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। कोई चीज जो स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, टिकाऊ हो, तो हम उसको रोबस्ट कहते हैं। ठीक है। साउंड एंड रेजिलियंट, दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एग्जाम में आ चुका है, ये वर्ड आपका प्रीवियस ईयर्स कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। इसका एंटोनिम होगा वीक या फिर फ्रजाइल। ये वर्ड कई बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। वेरी वेरी कॉमन वर्ड, प्रीवियस ईयर्स में कई बार आ चुका है, आगे भी आते रहेगा। स्टेट फाइनेंसेस आर नॉट रोबस्ट। कह रहे हैं कि जो स्टेट फाइनेंसेस है वो रोबस्ट नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नहीं है। एप्रीहेंशन, ION एंडिंग वर्ड, नाउन है। एप्रीहेंशंस का मतलब है डर, चिंताएं, फियर्स और कंसर्न्स, एंजाइटीज, वरीज। एंटोनिम इसका क्या होगा? एंजाइटी का एंटोनिम, चिंता का एंटोनिम
कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास या अश्योरेंस है ना, जो हम सांत्वना देते हैं कि हम निश्चिंत करते हैं किसी को अश्योरेंस दे के, है ना, कि नहीं नहीं आप टेंशन फ्री हो जाओ, है ना, तो वो अश्योरेंस होता है, कॉन्फिडेंस होता है। देयर आर एप्रीहेंशंस अबाउट फंडिंग, मतलब चिंताएं हैं, डाउट्स है किसके बारे में, फंडिंग के बारे में। देयर आर एप्रीहेंशंस अबाउट फंडिंग। बॉटम अप, ठीक है, बॉटम अप का मतलब क्या है, ड्रिवन फ्रॉम ग्रास रूट, ग्रास रूट से ऊपर की ओर अगर कोई चीज़ जा रही है तो हम उसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, ठीक है। अगर कोई बेनिफिट है या कोई पावर है जो टॉप से बॉटम आ रहा है, ठीक है, टॉप से बॉटम आ रहा है, उसका एंटोनिम क्या होता है कि बॉटम अप अप्रोच होता है, मतलब फर्स्ट द बॉटम एंड देन इट गोज स्लोली टू द टॉप, ठीक है। तो ग्रास रूट्स ड्रिवन या पार्टिसिपेटरी है, ठीक है। एंटोनिम देखिए, एंटोनिम क्या है, एंटोनिम इसका है टॉप डाउन, टॉप से डाउन जाना, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या है, बॉटम अप, ठीक है, बॉटम अप, सेंट्रलाइज्ड, राइट। नाउ द सेंटेंस, मनरेगा, इट्स नॉट मनरेगा, MGNREGS फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, मतलब यहाँ पे ग्रास रूट्स को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। कैप करना, किसी चीज को कैप करना मतलब क्या, लिमिट करना, है ना, लिमिटेड बाय अ मैक्सिमम। सिनोनिम देखिए, रिस्ट्रिक्टेड और फिक्स्ड। एंटोनिम क्या होगा इसका, अनलिमिटेड और ओपन एंडेड, अनलिमिटेड और ओपन एंडेड। सेंटेंस देखिए, एलोकेशंस विल बी कैप्ड, एलोकेशन मतलब जो भी आवंटन होगा, है ना, वो एलोकेशंस जो है वो कैप्ड होंगे, मतलब उनमें कोई लिमिट क्या होगा कि बस इससे ज्यादा और नहीं, लिमिटेड बाय अ मैक्सिमम, ठीक है। नाउ अंडरमाइन करना, व्हाट डू वी मीन बाय अंडरमाइन, इट इज अ वर्ब, अंडरमाइन करना मतलब कमजोर करना, वीकनिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे कमजोर करना, इरोडिंग, वीकनिंग, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथनिंग और सपोर्टिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेंटेंस देखिए, द बिल रिस्क्स, बिल में एक रिस्क है, क्या रिस्क लोगों को लग रहा है, अंडरमाइनिंग स्टेट्स इंटरेस्ट। अब इस बिल में जो ऑलरेडी चल रहा है, जो एक्ट जो पहले से चल रहा है, ठीक है, वो एक्ट में जो चेंजेस लाने के लिए जो बिल लाया गया है, तो ये बिल क्या करेगा, ये बिल एक रिस्क खड़ा कर रहा है स्टेट इंटरेस्ट्स को कमजोर करने का, ठीक है। ये बिल एक रिस्क सामने लेके आ रहा है स्टेट इंटरेस्ट्स को अंडरमाइन करने का, कमजोर करने का। ग्रास रूट्स का मतलब क्या होता है, ग्रास रूट्स का मतलब होता है लोकल कम्युनिटी लेवल, ठीक है, लोकल कम्युनिटी लेवल। एंटोनिम इसका हो जाएगा सेंट्रल या फिर एलीट, यस एलीट, टॉप क्लास को हम कहते हैं, है ना, सो सेंट्रल और एलीट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इज एसेंशियल, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इज एसेंशियल, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। इस एप्लीकेशन पर अगर आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो परफेक्ट बैच है वो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। दिस इज द मस्ट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बिकॉज दिस बैच हैज 200+ hours of content. 200+ hours of content ensures that you have covered theory along with practice, theory for grammar, vocabulary, डेडिकेटेड वोकैबुलरी सेशंस है, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, है ना, सभी कुछ हमने अलग अलग सेक्शंस में कर रखे हैं एंड आप बहुत अच्छे से अपना प्रैक्टिस इंश्योर कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर स्पोकन स्किल्स, दिस इज द बैच फॉर यू, ठीक है। नाउ चेंज फॉर द वर्स, अगर हम कहते हैं चेंज फॉर द बेटर मतलब बेहतर के लिए बदलाव आना, लेकिन जब हम कह रहे हैं चेंज फॉर द वर्स, इसका मतलब होता है कि बुरे टाइम्स के लिए ये बदलाव हो रहा है, लेकिन इस बदलाव के बाद बुरा टाइम या खराब टाइम ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखेंगे हमेशा ये जो वर्ड है ना, ये कंपैरेटिव फॉर्म में होगा। हम देखो बोलते हैं चेंज फॉर द बेटर, मतलब अभी जो भी है इससे बेहतर, है ना, बदलाव किया अभी जो भी है उससे बेहतर बनाने के लिए। चेंज फॉर द वर्स मतलब अभी जो भी है उससे और बदतर बनाने के लिए। तो ये चेंज कहा जा रहा है कि ये जो बदलाव लाया जा रहा है ये चीजों को बद से बदतर बना देगा, है ना। ऑन मनरेगा टू वीबी ग्राम जी, वीबी ग्राम जी, इस मतलब ये स्कीम का ही पूरा नामकरण ही हो जा रहा है, दोबारा से नाम पूरा चेंज हो रहा है और कहा जा रहा है कि नाम नहीं, इसका नेचर भी चेंज हुआ है, ठीक है। नाउ द मूव टू ऑल्टर मनरेगा बियॉन्ड रिकग्निशन, कह रहे हैं कि इसको ही मतलब ऐसा बदल देंगे कि इसका हुलिया ही बदल जाएगा, इसको पहचान ही नहीं पाएंगे। मनरेगा बोलते ही आपको समझ में आ जाता है अच्छा ठीक है हम किस स्कीम की बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन इसका नाम इतना इस हद तक बदला जा रहा है कि इसका हुलिया ही बदल जाएगा, पहचान में ही नहीं आएगा। रीड द सेंटेंस अगेन एंड अंडरस्टैंड। द मूव टू ऑल्टर मनरेगा बियॉन्ड रिकग्निशन,
बियॉन्ड रिकग्निशन मस्ट बी ड्रॉप्ड। कह रहे हैं कि ये जो कदम उठाया जा रहा है कि इसका हुलिया ही बदल दें, इसको रोकना पड़ेगा, इस मूव को, इस कदम को वहीं रोकना पड़ेगा। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, ठीक है, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये जो ग्राम है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीबी है विकसित भारत, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है। ग्रामीण जी मनरेगा, आर मनरेगा, यू रूरल और अर्बन था ना, तो बिल्कुल वैसे ही ग्रामीण मतलब जी, ठीक है। और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी, ग्रामीण बिल, ठीक है। अभी अच्छा ग्रामीण बिल ही आया है अभी, जी बिल टेबल्ड इन द लोकसभा, इसको लोकसभा में टेबल कर दिया गया है, टू रिप्लेस द मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसको रिप्लेस करने के लिए ये बिल लाया गया है। डिजर्व्स टू बी रिजेक्टेड, कह रहे हैं कि इसको तो रिजेक्ट ही कर देना चाहिए फॉर मोर देन वन रीजन, और कह रहे हैं कि सिर्फ एक कारण नहीं है कि इसको क्यों रिजेक्ट करना है, कई कारण है, वो हो सकता है आज के एडिटोरियल में डिस्कस हो, एक बार बने रहेंगे और देखते रहेंगे इसको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक से ज्यादा कारण है क्यों इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। व्हाट इज सॉट टू बी चेंज्ड इज नॉट ओनली द नॉमेनक्लेचर, कह रहे हैं कि इस बिल में सिर्फ मनरेगा का नाम नहीं चेंज करने की कोशिश की गई है, बट ऑल्सो द फंडामेंटल कैरेक्टर, जो इसका बेसिक कैरेक्टर है उसको भी चेंज करने की कोशिश की गई ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम, राइट। दिस मार्क्स येट अनदर अटेम्प्ट बाय बीजेपी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर, और ये और एक कोशिश दिखा रहा है बीजेपी लेड गवर्नमेंट बाय द एट द सेंटर से टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेवलपमेंट स्पेस टू स्टेट्स, स्टेट्स को जो डेवलपमेंट स्पेस दिया गया है ना वो और कम करने की बीजेपी की एक और एक कोशिश है। द ओनली प्लॉजिबल रीजन फॉर द नेम चेंज, प्लॉजिबल मतलब लॉजिकल, the only logical reason for the name change is the fact that the BJP's ideological master RSS had strong differences with Gandhi। कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो नाम बदलने के पीछे अगर कोई एक लॉजिक है तो वो ये है कि जो आइडियोलॉजिकल मास्टर है बीजेपी का RSS, ठीक है, इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस थे गांधी के साथ में, ठीक है। द यूज ऑफ गांधीज नेम इन द 20-year-old स्कीम सिग्निफाइज लिंक टू हिज ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट, ठीक है। उनके ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट के साथ में उनका नाम 20 साल पुराना स्कीम है ये, ठीक है, तो उसमें उनका नाम आना उनका ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट से उनको लिंक कर देता है। दैट गिव्स इंपॉर्टेंस टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और ये किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक मतलब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन दिया रहा है, मतलब लोगों को पावर दिया जा रहा है ना। डिसेंट्रलाइज करना मतलब सेंटर से पावर जो लोगों तक जुड़ी हुई संस्थान है वहां तक पहुंचाना। बट द न्यू बिल बाय मेकिंग द यूनियन गवर्नमेंट वर्चुअली द सोल डिसीजन मेकर इन द प्रपोज्ड लॉ, अब ये जो नया लॉ प्रपोज किया गया है, प्रस्तावित किया गया है नया नियम, द प्रपोज्ड लॉ, इसमें यूनियन गवर्नमेंट को सोल डिसीजन मेक, सोल मींस इकलौता डिसीजन लेने वाला यूनियन गवर्नमेंट को बना दिया है, मतलब स्टेट से पावर यूनियन तक आ गया है, ठीक है। विल नॉट मेक एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस डायरेक्शन, कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जहां पे हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लेके आना है और हम सारा पावर सेंटर को दे रहे हैं, तो हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की ओर हम कोई प्रोग्रेस नहीं करेंगे। विल नॉट मेक एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस डायरेक्शन। सपोर्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉइंट आउट, अब जो सरकार के समर्थक हैं, सपोर्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉइंट आउट दैट द इंक्रीज इन द डिलेज ऑफ वर्क टू 125 इन अ ईयर इज अ मेजर बेनिफिट फॉर पीपल। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें कितने दिन का काम दिया जाएगा साल में, 125 इन अ ईयर, एक साल में कम से कम 125 दिन की ये रोजगार गारंटी है ना, कि मतलब कम से कम आपको 125 दिन का काम तो मिलेगा ही। तो ये जो बढ़ाया है ये एक मेजर बेनिफिट है लोगों के लिए इन रूरल इंडिया। बट द डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट गिवन टू हाउसहोल्ड्स अंडर द मनरेगा रिवील दैट इट वाज ओनली ड्यूरिंग 2020 and 2021, the COVID-19 pandemic year, that 9.5%, nearly 7.2 million of households actually worked for 100 days, है ना। कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था
कि लगभग लगभग 9.5% मतलब 7.2 मिलियन हाउस होल्ड्स ने एक्चुअली 100 दिन तक काम किया था। बिकॉज मनरेगा कह रहे हैं, कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली सब लोग घर पे बैठे थे, है ना। सो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के टाइम पे भी हम कह रहे हैं कि उन्होंने मिनिमम 100 डेज के लिए तो काम किया ही है। ओवर द लास्ट 2 years ओनली अराउंड 7% ऑफ द फैमिलीज कुड गेट द फुल कोटा। सिर्फ 7% फैमिलीज को ही पूरा कोटा मिला है पिछले 2 सालों में। बाय कॉलिंग द वीबी ग्राम जी अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको क्या कह रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा स्कीम है जिसको सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज डन अवे डू अवे विथ मतलब हटा देना, निकाल देना, है ना। सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज डन अवे विथ, ये डू अवे विथ होता है, ठीक है। डू अवे विथ ये पूरा फ्रेज है, डू अवे विथ मतलब निकाल देना, हटा देना। सो द यूनियन गवर्नमेंट ने हटा दिया है, निकाल दिया है स्पेशल स्टेटस दैट मनरेगा हैड एंजॉयड। मनरेगा को जो स्पेशल स्टेटस दिया था वो हटा दिया है। वेर इन इट हैड बीन अब्जॉर्बिंग द एंटायर कॉस्ट ऑफ वेजेस, जहाँ पर जो वेजेस का कॉस्ट था वो पूरा वो अब्जॉर्ब कर रहे थे, है ना, मतलब पूरी जिम्मेदारी उन्होंने खुद को ले लिया था। पेमेंट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। नाउ इन द प्रोपोज्ड स्कीम, ये जो प्रस्तावित स्कीम है, प्रोपोज्ड स्कीम मतलब जिसकी प्रस्तावना रखी गई है, प्रोपोज्ड स्कीम, the fund sharing pattern between center and states generally would be 60-40। कह रहे हैं जनरली तो सेंटर और स्टेट्स का फंड शेयरिंग पैटर्न जो होगा वो 60-40 होगा। A benefit of the existing scheme was that rural wages have gone up sharply। अब इसका एक फायदा क्या है, बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम, जो अभी स्कीम है ना, उसमें जो रूरल वेजेस है ये तेजी से बढ़े हैं। गॉन अप शार्पली, गॉन अप मतलब बढ़ा है, गॉन अप शार्पली मतलब तेजी से बढ़ा है, ठीक है। द फाइनेंसेस ऑफ स्टेट्स आर नॉट इन अ रोबस्ट कंडीशन। कह रहे हैं कि अभी स्टेट्स का फाइनेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में नहीं है। एंड देर आर एप्रीहेंशंस, और डर है, चिंताएं हैं अबाउट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द जीएसटी। ये जो जीएसटी का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसका भी लाइकली इम्पैक्ट होगा, उसका डर है। बिसाइड्स व्हेन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम्स होता है, आर इंक्रीजिंगली बीइंग व्यूड एज अ पॉलिटिकल गेम चेंजर। इसको कैसा देखा जा रहा है, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम्स जो है इनको ना एक पॉलिटिकल गेम चेंजर देखा जा रहा है, ठीक है। इट इज एन ओपन सीक्रेट मतलब सबको पता है दैट नॉट मेनी स्टेट्स विल बी कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रेश स्कीम। ज़्यादा स्टेट्स इस फ्रेश स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक नहीं होंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली द सोल ऑफ द करंट लॉ, है ना, जो अभी मौजूदा लॉ है मनरेगा का, ठीक है, उसका जो सोल है, आज ही देखो आपने 2 सोल पढ़ लिया, ठीक है। एक सोल है SOLE, एक है SOUL। इस सोल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरी हो, आत्मा, सोल, है ना, और इस सोल का मतलब होता है इकलौता, ठीक है। सो वी हैव covered 2 souls in the same article, right? So the soul of the current law, अब इस करंट लॉ का जो, या करंट जो मौजूदा कानून है मनरेगा का, इसका सोल यानी कि आत्मा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अ बॉटम अप डिमांड बेस्ड स्कीम हैज़ बीन टेकन अवे। इसकी जो आत्मा ही छीन ली गई है, मतलब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था वही छीन लिया है, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन प्रपोज्ड, अब इसके बदले किस चीज़ का प्रस्ताव रखा गया है, इज अ सप्लाई ड्रिवन फ्रेमवर्क वेर इन एलोकेशंस विल बी कैप्ड। कह रहे हैं कि डिमांड बेस्ड नहीं, सप्लाई बेस्ड हम इसमें एलोकेशंस करेंगे, ठीक है, और सप्लाई बेस्ड एलोकेशंस होगा और उसमें भी हम कैप लगा देंगे, मतलब लिमिट लगा देंगे, ठीक है। नाउ एज डिसाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और ये कैप क्या होगा, लिमिट क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। ऑल्सो स्टेट्स विल हैव टू बेयर एनी एक्सेस एक्सपेंडिचर, और जो भी एक्सेस एक्सपेंडिचर होगा ये किसको देखना पड़ेगा, स्टेट्स को भुगतान करना पड़ेगा इसका, विच इज अ न्यू फीचर, और ये भी एक नया फीचर है। तमिलनाडु एंड केरला हैव अपोज्ड द बिल साइटिंग एन अंडरमाइनिंग ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट्स। तमिलनाडु और केरला ने तो साफ साफ अपना आपत्ति जता दिया, उन्होंने बोला कि भाई इसमें तो हम राज्यों का ही तुमने पावर कमजोर कर दिया है, हमें ही कमजोर कर रहे हो, ठीक है। तो साइटिंग एन अंडरमाइनिंग ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट्स, ठीक है। A feature of the bill which is meant to ensure that work does not clash with farm work during sowing and harvesting may be included explicitly। explicitly मतलब बिल्कुल clearly, अलग से ही बिल्कुल एक इसमें फीचर इंक्लूड किया जाएगा, और वो फीचर क्या होगा,
विच इज मेंट टू एंश्योर, ये फीचर ये एंश्योर करने के लिए है कि कभी भी खेतों का जो काम है उसके साथ में, खासकर जब सोइंग और हार्वेस्टिंग चल रहा होता है तो उसके साथ में कभी भी क्लैश नहीं हो, मे बी इंक्लूडेड एक्सप्लिसिटली इन द मनरेगा आफ्टर कंसल्टेशंस विद स्टेट्स। एक बार स्टेट्स के साथ में कंसल्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में ये फीचर ऐड करेंगे। हाउसोएवर पैशनेटली मिनिस्टर फॉर, हाउसोएवर पैशनेटली मतलब चाहे जितना भी शिद्दत से जो मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ये मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट है, और ये चाहे जितना भी शिद्दत से बोले कि नया कानून जो है वो गांधी जी के भावनाओं के अनुकूल है, विच इज इन लाइन विथ गांधीज सेंटिमेंट। ठीक है, सेंटेंस देखो एक बार फिर, हाउसोएवर पैशनेटली, हाउसोएवर पैशनेटली मतलब चाहे जितनी शिद्दत से मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान मे से दैट द न्यू लॉ इज इन लाइन विथ गांधीज सेंटिमेंट्स, गुड गवर्नेंस, विच इज द गोल ऑफ द आइडिया ऑफ राम राज्य। राम राज्य के लिए हमें जो चाहिए है ना, गुड गवर्नेंस चाहिए, अच्छा शासन चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए, और यही गांधी जी की हम कहते हैं कि उनका ड्रीम यही था, है ना। तो हम चाहे कितनी भी शिद्दत से शिवराज सिंह चौहान बोले, डज नॉट बिकम अ रियलिटी विदाउट डिफ्यूज्ड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। लेकिन ये राम राज्य की जो सच्चाई एक्चुअल में तब नहीं बनेगा, कब तक नहीं बनेगा, डज नॉट बिकम अ रियलिटी विदाउट डिफ्यूज्ड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। जब तक आप ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करते तब तक राम राज्य का कॉन्सेप्ट सच नहीं हो सकता। अ कंडीशन नाइदर सॉट टू बी प्रोमोटेड नॉर नरिश्ड बाय द प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन। और ये डिफ्यूज्ड ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में ना ही प्रमोट किया गया है, ना ही नरिश किया गया है ये जो प्रस्तावित कानून है, नया कानून, इसमें। ठीक है, चलो बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ गया। मुझे लग रहा है हमने काफ़ी टाइम के बाद में एक पॉलिटिकल आर्टिकल किया है। ठीक है, तो चलिए आप मुझे बताइए इस आर्टिकल का टोन क्या है। व्हाट इज द टोन ऑफ द आर्टिकल? व्हाट इज द टोन ऑफ द आर्टिकल? अब आपको आर्टिकल का टोन तो समझ आ ही गया होगा, है ना। कौन से वर्ड से हमें समझ में आता है कि भाई ये स्ट्रांगली क्रिटिकल है एंड कॉशनरी है। कॉशनरी मतलब बच के रहो, संभल के रहो, नुकसान हो सकता है। क्रिटिकल मतलब नहीं नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब ऐसा टोन होता है तो ये स्ट्रांगली क्रिटिकल और कॉशनरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाई इज द रीनेमिंग ऑफ मनरेगा टू वीबी ग्राम जी सीन एज प्रॉब्लमैटिक? कह रहे हैं कि क्यों इसका नाम बदलना प्रॉब्लमैटिक लग रहा है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त बच्चों आपको याद रखना है, आपको भावनाओं में नहीं बह जाना है। कई बार होता है कि क्वेश्चन ऐसा होता है और उसमें ऑप्शन जरूर एक ऐसा दे देंगे जो यूजुअली आपकी एक बहुत ही कॉमन या लॉजिकल भावना होगी। ठीक है, और आप भावनाओं में बह के वो आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, एंड योर फीलिंग्स वुड बी समथिंग कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज आस्क्ड इन द एडिटोरियल और द कॉम्प्रिहेंशन। सो आपको कॉम्प्रिहेंशन क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर देना होता है। ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू फील। ठीक है, आपकी जो इमोशंस या आपकी जो भावनाएं होती है वो अलग रख के कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से। अब ये टेस्ट होता क्यों है आप समझिए। ये टेस्ट होता ही इसीलिए है कि आपके सामने अगर कोई बात रखी जा रही है तो अपनी विचारधाराओं और अपनी भावनाओं के होते हुए भी आप सामने वाले की बात कितना समझ पा रहे हो। ठीक है, यही चेक करने के लिए आपका कॉम्प्रिहेंशन। पहली बात तो समझ पा रहे हो कि नहीं, कितना समझ पा रहे हो, यही चेक करने के लिए होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सो अब आप मुझे एडिटोरियल के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये जो मनरेगा का नाम बदला जा रहा है ये प्रॉब्लमैटिक क्यों माना जा रहा है। बेनिफिशरीज को कंफ्यूज कर दे रहा है। बेनिफिशरी मतलब लाभार्थी जो है, ये लाभार्थी सारे लाभार्थियों को ही कंफ्यूज कर दे रहा है। इट इंक्रीजेज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स, it removes the Gandhian association with Gram Swaraj and decentralization, it limits the number of work days। नहीं, ये सब नहीं है। हमें ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए लग रहा है क्योंकि ये गांधीयन एसोसिएशन जो है ग्राम स्वराज के साथ में और दूसरे डिसेंट्रलाइजेशन है ना, इसी को हटा दे रहा है। ठीक है, इसी को ये हटा रहा है, राइट। चलो कम टू द नेक्स्ट वन। Why does the proposed VB Gram G scheme alter fundamental nature of मनरेगा? ये जो proposed scheme है ये फंडामेंटल नेचर, वाई डज नहीं, हाउ डज, कैसे इसका फंडामेंटल नेचर बदल रहा है, मनरेगा का फंडामेंटल नेचर कैसे बदल रहा है। वेज रेट्स को इंक्रीज करके,
मतलब कितनी वेज मिलेगी, कितनी जो दिहाड़ी होती है, वेज रेट्स है ना, जो सैलरी है, जो इनकम है, वो बढ़ा के इन्होंने जो फंडामेंटल नेचर है वो चेंज किया? नहीं। बाय एक्सपांडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? नहीं। बाय शिफ्टिंग फ्रॉम अ डिमांड ड्रिवन टू अ सप्लाई ड्रिवन फ्रेमवर्क। डिमांड ड्रिवन क्या है कि भाई जितनी ज़रूरत है उतना लेबर प्रोवाइड किया जाएगा। सप्लाई ड्रिवन मतलब हम लेबर सप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। सो ये शिफ्ट किया हुआ है। बाय इंप्रूविंग स्टेट ऑटोनॉमी तो इंप्रूव ही नहीं किया गया है, ठीक है। चलो, द वर्ड प्लॉजिबल इन द पैसेज, प्लॉजिबल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लॉजिबल? इम्प्रोबेबल, रीजनेबल और बिलीवेबल? यस, प्लॉजिबल मतलब रीजनेबल और बिलीवेबल, ठीक है। नाउ कम टू द ग्रामर। द बिल डिजर्व्स टू बी रिजेक्टेड। यहीं पे आपको स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल टोन दिखता है कि बिल तो रिजेक्ट होने के लायक है। द बिल डिजर्व्स टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। द बिल डिजर्व्स being rejected for many reasons. The bill deserves to be rejected for many reasons. The bill deserving, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके पहले, और to be क्योंकि फ्यूचर में ये एक्शन होना है तो हम लिखेंगे to be rejected, पैसिव लिखना है हमें। The bill deserves to be rejected, ठीक है। Now आपके बैंकिंग या एसएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है, which of the following is a key feature of the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, दैट द एडिटोरियल सेज इज वीकेंड। कौन सा ऐसा की फीचर है मनरेगा का जो एडिटोरियल कह रहा है कि कमजोर हो गया है वीबी ग्राम जी बिल से? वीबी ग्राम जी बिल से, जो प्रस्तावित वीबी ग्राम जी बिल है, उससे मनरेगा का कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कमजोर हुआ है? फिक्स्ड एनुअल बजट, डिमांड ड्रिवन गारंटी ऑफ वेज employment, focus only on agricultural labor, complete funding by state governments? नहीं, ये demand driven guarantee of wage employment, ये की फीचर जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब आप लोग, अगर आपके सामने मान लो ग्रुप डिस्कशन में, मॉक में, पर्सनल इंटरव्यू में आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मनरेगा को वीबी ग्राम जी स्कीम से बदला जाए तो क्या इससे कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया? और इसके पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, इसके लिए पहले आपको ये समझना है कि फेडरलिज्म क्या है, देन अंडरस्टैंड व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी वाला क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। फेडरल स्टेट है इंडिया, है ना, तो फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और मनरेगा को वीबी ग्राम जी स्कीम से अगर हम रिप्लेस कर दें तो क्या इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होगा या कमज़ोर होगा भारत में? और इस पर आप बोल भी पाएंगे, फॉरगेट अबाउट कॉन्फिडेंटली बोलना, बोल भी तब पाएंगे जब आपके पास कुछ कंटेंट होगा। तो कंटेंट ये रहा, कुछ की पॉइंट्स आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे, अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे और आप अपना ओपिनियन फॉर्म करके कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।